जरा सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और अचानक आपको सुनाई देना बंद हो जाता है। ना कोई दर्द, ना कोई चेतावनी, बस सन्नाटा। और हम में से ज्यादातर लोग ऐसी चीजों को लंबे समय तक नजरअंदाज कर देते हैं। प्रोबेबली हम आज तक की सबसे ज्यादा शोर शराबे वाली जनरेशन में रहते हैं। दिन भर लाउड म्यूजिक सुनना, कॉन्सर्ट, डीजे, ट्रैफिक जैम में हॉर्न्स और लाउड आवाज में रील्स देखना। लेकिन ईयर हेल्थ, हमारी सुनने की क्षमता, इसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। क्या आप जानते हैं, भारत में लगभग 6.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। एक स्टडीज के अनुसार ये भी पाया गया है, और ये सबसे चौंकाने वाली बात है, कि भारत में पैदा होने वाले हर 1000 नवजात बच्चे में से 4 बच्चे को किसी न किसी मात्रा में हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ऐसा भी पाया गया है कि भारत में स्कूल जाने वाली उम्र के 14% बच्चे ऐसे हैं जो सुनने की प्रॉब्लम से प्रभावित है। इसका मतलब ये है कि हमारे स्कूल्स के हर क्लासरूम में कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा है जिसे हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स को लगता है कि बस वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रोजिली गायकवाड़, और एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट सहयोग मेड टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हम हमारी ईयर, नोज और थ्रोट हेल्थ से रिलेटेड सबसे ज़रूरी बातचीत करने वाले हैं। सुनने की क्षमता, खराटे की प्रॉब्लम, साइनस की क्षमता, वर्टिगो और बहुत सारी अदर चीज़ें। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है, डॉक्टर अंबिका जगदाले मैडम, जो ईएनटी सर्जन हैं सहयोग हॉस्पिटल गोंदिया में। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for having me. सो मैम, लेट मी आस्क यू वेरी ऑनेस्टली, क्या हम ऐसी जनरेशन बन रहे हैं जो बिना जाने हर दिन अपनी सुनने की क्षमता को कमज़ोर कर रहे हैं? So I think we can all agree कि आजकल पहले से कंपेयर्ड हमारा साउंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वो शादी में बजने वाले डीजेज हों या फिर कंटिन्यूस ईयरफोन यूज़ हो, बार बार यूज़ करते रहना, कंस्ट्रक्शन साइट्स, चलता रहता है कुछ ना कुछ, हमारे कान कॉन्स्टेंटली ये इन लाउड साउंड्स का सामना करते ही रहते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स एक्सपोजर तो बड़ा है। समस्या ये है कि शुरुआत में होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, उसको हमें लगता है कि वो थोड़े टाइम पे चला जाएगा, बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि साउंड एक्सपोजर से होने वाली जो हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनका ट्रीटमेंट दवाइयों से ज़्यादा टाइम पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब ये बहुत टाइम सेंसिटिव चीज़ होती है, तो ये चीज़ हम ज़्यादा समझ नहीं पाते, हमें पता नहीं है इसके बारे में, बट या दैट इज़ द ट्रूथ। सो आजकल लोग अपने कान का जिस तरीके से ध्यान रखते हैं, तो मैम उससे आपको क्या लगता है कि सबसे चिंताजनक बात क्या है? तो सच बोलो तो प्रॉब्लम सिर्फ आजकल का नहीं है, प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रहा है। हम लोग बहुत टाइम से अपने कान के हेल्थ को हल्के में लेते हैं, एंड मतलब मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज कान की जो भी प्रॉब्लम्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़े टाइम के लिए रह के खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, तो हम यही Right. मेंटालिटी रख के चलते हैं। राइट। बट कान का हर प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव होते हैं। जितने जल्दी आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हो, उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हो, उतने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और अगर सेम चीज़ अगर आप उसको सही टाइम पे नहीं ट्रीट करते, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये लाइफ लॉन्ग हो जाती है, परमानेंट हो जाती हैं। Right. तो मतलब आप सोचो कि आप अपनी सुनने की क्षमता खो देते हो जस्ट बिकॉज आपने किसी डीजे में बहुत टाइम के लिए डांस किया। राइट। राइट। बहुत बुरा लगता है, बट दिस इज द ट्रूथ। सुनने की शक्ति कम होने के बारे में लोगों के अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? ओके बहुत जनरली लोगों को लगता है कि सुनने की क्षमता कम होना बढ़ती उम्र का एक साइन है, और वो नॉर्मल है, होता ही रहता है। बट ऐसा नहीं है। सुनाई कम देना बाय इटसेल्फ एक सिम्टम हो सकता है, वो एक बीमारी नहीं, बट वो खुद से एक सिम्टम हो सकता है जिसके पीछे एक और सीरियस बीमारी छुप रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कान से कभी कभी बहुत धीरे धीरे कम सुनाई देना एक सिम्टम रहता है ब्रेन के एक ट्यूमर का। तो आप सोचिए कि मतलब आपने अगर सही टाइम पे उसको पकड़ लिया और फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट करा दी, तो वो पेशेंट की लिटरली जान बच जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ थोड़ी है, तो इट वारंट्स
concern basically. That is why awareness is very It's important. very important. और आगे बढ़ते हैं मैम। अब बच्चों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और पेरेंट्स इसे अक्सर नज़रअंदाज भी करते हैं। मैं बात करना चाहूँगी मैम एडेनॉइड्स के बारे में, या कान के पर्दे के पीछे जो फ्लूइड जमा होता है उसके बारे में। सो कई पेरेंट्स ने ये शब्द सुना तो है, बट एक्चुअली ये क्या होता है उन्हें पता नहीं है। तो क्या इस बारे में आप हमें बता सकते हैं? Okay, so adenoids, tonsils तो सबने सुना होता है, सबको पता है, Right. but we are very Very, very aware of common. tonsils. वेरी कॉमन। So adenoids basically tonsil जैसा टिश्यू ही है, स्ट्रक्चर वाइज whatever जैसा भी आप बोलोगे वो है tonsil जैसा, बट लोकेशन अलग है उसकी। वो गले के अंदर टॉन्सिल रहते हैं, तो ये नाक के पीछे रहता है adenoids। और यहाँ पे जैसे टॉन्सिल्स बढ़ते हैं बच्चों के केस में फूल जाते हैं, एडेनॉइड्स की भी एक टेंडेंसी रहती है, वो भी कभी कभी फूल जाते हैं बहुत बच्चों में। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कान के और नाक के बीच में एक ट्यूब रहती है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ये इसका एक ओपनिंग, जैसे मैंने बोला, कान के पीछे रहती है और एक ओपनिंग नाक में रहती है, और नाक में एकदम पिछले हिस्से में रहती है, एडेनॉइड्स के बहुत पास। तो जब एडेनॉइड्स फूल जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जिस भी रीजन से फूल जाते हैं, तो ये इस ओपनिंग को बंद कर देते हैं। तो जो हवा कान तक पहुंचनी चाहिए थी नाक के द्वारा, इस ट्यूब के द्वारा वो नहीं पहुंच पाती है। तो एज अ रिजल्ट कान के अंदर पर्दे के पीछे जहाँ पे एक्चुअली हवा होनी चाहिए, हवा के बदले वहां पे पानी जमने लग जाता है, और इसको हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन या सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। तो ये कंडीशन एडेनॉइड्स ग्लैंड्स के फूलने के वजह से ही स्टार्ट होती है बेसिकली। करेक्ट। तो बेसिकली प्रॉब्लम नाक में थी, बट सिम्टम्स दिखेंगे आपको कान में भी। कान में। तो दिस इज समथिंग स्पेशल यहाँ पे जो होता है। सो पेरेंट्स को लगता है कई बार बच्चा उन्हें इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, और इसके जो लक्षण हैं इनको पहचानना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता होगा मैम। करेक्ट, सो यू राइट। बहुत बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि प्रोबेबली एटीट्यूड प्रॉब्लम है, कि बच्चा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। वो आके बोलते हैं कि बच्चा ठीक से सुन नहीं रहा है, हम जब एक बार बुलाते हैं तो सुनता नहीं है, टीवी बहुत हाई वॉल्यूम पे सुनता है, क्लास में टीचर बार बार आके बोलती रहती है कि आपका बच्चा क्लास में फोकस नहीं कर रहा है। मल्टीपल ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं। बट ये समझना जरूरी है कि ऐसे केसेस में प्लीज एक बार उसका कान चेक करिएगा, क्योंकि वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि उसको शायद ठीक से नहीं सुनाई दे रहा हो और इसीलिए ये सब चीजें हो रही हो। अदर देन दैट कुछ और सिम्टम्स भी हैं जो आप अपने आप से देख सकते हैं। अगर बच्चा बहुत टाइम से मुंह से सांस लेता रहता है, रात को सोते वक्त मुंह खोल के सोता है, रात को खराटे ले रहा है रात सोते वक्त, तो ये सारी कुछ कुछ साइंस हैं जो एडेनॉइड्स जब मोटी हो जाती हैं तो ये सब दिखने लगता है। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको साइन दिखता है, सिम्टम दिखता है बच्चे में, तो प्लीज उसको उसका एक ENT इवैल्यूएशन करवा दीजिएगा। और अगर लंबे समय तक ये सब चीज़ें चलती रही तो क्या बच्चे का कंसंट्रेशन, स्पीच डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे भी असर पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ेगा। सो बेसिकली बहुत टाइम अगर मुंह से ब्रीथ कंटिन्यू हम करते रहते हैं, तो जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है उसके फेस के स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आने लगते हैं। उसके दांतों की जो अलाइनमेंट होती है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। बाकी ऑफ कोर्स स्कूल में फोकस नहीं कर पाता है तो पढ़ाई पे असर पड़ने लगता है। अगर बहुत अर्ली स्टेजेस में ये प्रॉब्लम डेवलप होती है, बच्चा ठीक से नहीं सुन रहा है बिकॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया, तो फिर धीरे धीरे उसकी स्पीच डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑल टुगेदर एक बच्चे की कंप्लीट विकास पे एक असर पड़ सकता है इस चीज़ का। तो प्लीज गेट इट इवैल्यूएटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे रिलेटेड माता पिता को किन 4 से 5 वार्निंग साइंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए? ओके, सो लेट्स डू अ रिकैप। कंटिन्यूसली बच्चा मुंह से सांस लेता रहता है, रात को मुंह खोल के सोता है या खराटे लेता है, बार बार कान में इन्फेक्शन होता रहता है, कान दुखता रहता है, सुनने में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, स्कूल में कंप्लेंट्स आती हैं, भी बच्चा ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, स्लीपी रह रहा है, कुछ भी, एनी ऑफ दिस, ये कुछ साइंस हैं। अगर ऐसे साइंस आपको दिख रहे हैं, प्लीज एक बार उसका ENT इवैल्यूएशन कराइएगा, एक बार एडेनॉइड्स का चेकअप करवाइएगा। सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ बिहेवियर प्रॉब्लम, इट्स अ हियरिंग प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली नॉट। प्लीज बिफोर डिक्लेयरिंग इट एज अ बिहेवियरल इशू, पहले इवैल्यूएट करवाइए। बच्चा माइट बी स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम जो ठीक भी हो सकता है, तो उसको लाइटली नहीं लेते अब। सो इस कंडीशन का इलाज कैसे एग्जैक्टली किया जाता है मैम?
तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे बच्चा हमारे पास प्रेजेंट करता है। अगर अर्ली स्टेजेस में आया है, स्टार्टिंग के स्टेजेस में आया है, तो बहुत बार मेडिकेशन स्प्रेज तरीके होते हैं उसको कंट्रोल करने के। कभी कभी जब थोड़े एडवांस स्टेजेस में आते हैं जहाँ पे ईयर पे भी इफेक्ट दिखने लग गया है या फिर बहुत ज़्यादा एडेनॉइड्स का साइज बढ़ गया है, बच्चे को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो उस टाइम हम उसको सर्जिकली ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। एंड आई वाज आल्सो वंडरिंग कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिनमें सबसे ज्यादा एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम होती है? यूजुअली बच्चों में ही दिखता है, ये प्रॉब्लम है ही टॉडलर्स और स्कूल गोइंग किड्स में सबसे ज्यादा दिखता है। सो प्लीज डोंट बी वरीड, घबराइए मत कि ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, कैसे करेंगे, नहीं, ये बच्चों का ही है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है, जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो ऑनेस्टली मुझे बहुत झटका लगा। तो क्या किसी को अचानक रात भर में सुनाई देना बंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो इसको हम कहते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ओके। वन फाइन डे आप उठते हो या फिर बस दिन में आपका नॉर्मल चल रहा होता है, रूटीन चल रहा होता है, और सडनली आपको रियलाइज होता है कि आपको एक कान थोड़ा बंद बंद लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हैवीनेस है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। इसे सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, इन दिस केस ऑल्सो जैसे ही ऐसा महसूस होने लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक ईएनटी सर्जन को आके अपना कान दिखाएं। आप जितना ज्यादा वेट करेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे कि अरे नहीं नहीं थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, टाइम देके देखते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक, बहुत बहुत बड़ी गलती रहेगी। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों में। इट इज़ वेरी शॉकिंग एंड एक्चुअली मोस्ट इंडियंस ऐसे ही करते हैं कि थोड़ी देर रुक जाते हैं और बाद में Correct. हम जाएंगे डॉक्टर के करेक्ट, लाइक एनी अदर Right. ईयर कंप्लेंट, हमें लगता है कि कान बह रहा था, रुक जाएगा, हाँ, कान या कम सर्दी सुनाई हो दे- गई है, सर्दी हो गई थी, सर्दी ठीक हो हो गई। जाएगा, कान से कम सुनाई दे रहा है, ठीक हो जाएगा, प्लीज मत करिएगा। तो ये जो सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है, इसका क्या मेन रीजन कोई अकाउस्टिक ट्रॉमा है, कान को क्षति है? सो दो अलग अलग चीजें हैं। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मोस्ट कॉमन कॉज जो भी बोला गया है वो ऐसा बोलते हैं कि जो कान के अंदर जो एकदम सेंसिटिव ऑर्गन्स होती हैं, वहाँ की ब्लड सप्लाई किसी ना किसी वजह से बंद हो जाती है, जिसके कारण सुनाई देना बंद हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कोई ट्रिगर नहीं रहता, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं होता जिसके कारण आपको ये सिम्टम आने लगते हैं, ये बस आ जाते हैं, ये वाला आपको ये जो प्रॉब्लम है। अकूस्टिक ट्रॉमा में जैसा उसका नाम सजेस्ट करता है, एक ट्रिगर रहता है, एक लाउड साउंड एक्सपोजर रहता है, Okay. जिसके कारण जैसे वो पटाखा हो सकता है, डीजे का साउंड हो सकता है, गन शॉट हो सकता है, कोई भी लाउड साउंड से एक्सपोजर जब होता है तो अकूस्टिक ट्रॉमा होता है। दोनों केसेस में टाइम इज इम्पोर्टेंट, आई कांट स्ट्रेस दैट इनफ। That's a very important information actually. मैम, क्या हम किसी रियल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस केस के बारे में क्या हम हमें बता सकते हैं? I can tell you two. I can tell you for both cases. Examples मैं दे सकती हूँ। तो पहला तो था, यंग बच्चा था, was about 17 years old का था, शादी पे गया था, डीजे में कंटिन्यूसली बहुत देर डांस किया। कुछ घंटों बाद ही, घर जाने के बाद ही उसको महसूस हुआ कि एक कान से थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, और थैंकफुली फॉर्चुनेटली वो हमारे पास अबाउट 2-3 दिन में आ गया था, प्रेजेंट कर दिया था उसने कि मैम कम सुनाई दे रहा है, क्या करूं। इमीडिएटली हमने उसके कान की चेकअप की, देखा कितना कुछ सुनाई दे रहा है उसको, दिखा हमको कि एक कान से काफी ज्यादा कम सुनाई दे रहा है, ट्रीटमेंट शुरू की हमने, एंड विद इन 1 month's टाइम उसकी हियरिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट दूसरा जो केस आया था वो बहुत अलग था। तो वो एक थोड़े से ओल्ड से अंकल थे, अबाउट 60 years old। उनको कम सुनाई दे रहा था, बट उनको अचानक से कम सुनाई दिया था। Okay. अब ये चीज उन्होंने रियलाइज नहीं कि इन दोनों चीजों में फर्क होता है, कि अचानक कम सुनाई देना और धीरे धीरे कम सुनाई देना। वो आए हमारे पास और उनका कंप्लेंट हो गया था 6 महीने पुराना, कि 6 महीने से मुझे अचानक सुनाई That's देना actually a बंद कर very दिया long था। period. अब 6 महीने में हम कितना ही कर पाते हैं। हमने किया उनको ऑडियोमेट्री, हमें दिखा उनको कम सुनाई दे रहा है एक कान से, हमने इवैल्यूएशन की उनकी, हमने ट्रीटमेंट भी ट्राई किया, मतलब जो हम कर सकते थे, बट ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया, एंड वी हैड टू गिव हिम हियरिंग एड। अब वो तो चलो 60 years के अंकल थे, हियरिंग एड में उनको ज्यादा Right. नहीं लगा, बट ये सेम चीज यंग इंडिविजुअल में भी हो सकता है। एक 20-year-old में भी सेम कंप्लेंट लेके आ सकता है हमारे पास, और 20-year-old में हियरिंग एड फिर हमको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा एज द लास्ट ऑप्शन। तो इसीलिए लाइक आई सेड, टाइम टाइम टाइम। एंड इन अ यंग एज में अगर ऐसा होता है तो इट्स अ ह्यूज हिट ऑन द सेल्फ एस्टीम एज वेल। एग्जैक्टली। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगी मैम, मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन किया है कि आजकल आप
चाहे कहीं भी खड़े रहे, चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो, गाड़ी चला रहे हो, या कोई इन जनरल घर का काम ही कर रहे हो, लोग सचमुच में हेडफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और पूरा टाइम उनके कानों में मोस्टली ईयरफोन्स ही आपको दिखेगा, स्पेशली जो लोग टेलीकॉलिंग इन सब चीज़ों में प्रोफेशंस में हैं उनको भी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है मैम? सो मुझे लगता है आजकल की पीढ़ी में शायद ही कोई आपको दिखेगा जो Yes. ईयरफोन्स नहीं यूज करता हो, Yes. एंड इट हमारी वो जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट Yeah. पार्ट बन चुका है। Yes. अब वो वर्क के लिए हो या फिर पढ़ाई के लिए हो या फिर मतलब डे टू डे एंटरटेनमेंट के लिए, Entertainment म्यूजिक के सुनने लिए के लिए yes. हो, बट इन एनी वे अब ईयरफोन्स हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुके हैं, तो अब It's a उनसे part of our culture now. करेक्ट, अब हम उसको कम्प्लीटली बंद यूज करना बंद तो नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। पर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एक अच्छे एक प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि हमारा कान जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। सो मैम, ये हेडफोन्स की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कोई ऐसा सेफ्टी रूल है? ओह, देयर इज एन इजी रूल टू हैंडल दिस, तो उसको हम 60-60 रूल कहते हैं। ओके। आप जब ईयरफोन्स यूज करेंगे तो ईयरफोन का वॉल्यूम 60% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और एट अ स्ट्रेच आपने 60 मिनट से ज्यादा ईयरफोन्स को यूज नहीं करना है। 60 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना है। अब इससे क्या होता है, दो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक है वॉल्यूम और दूसरी चीज है ड्यूरेशन, कितना टाइम। आप दोनों को आप अच्छे खासे लिमिट में रख पा रहे हो, और दैट वे आपका कान सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। साथ में अगर आप एट रिस्क इंडिविजुअल हैं, मतलब जब आपको जैसे आपको आपके काम जहाँ पे आप करते हो, अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, बहुत लाउड साउंड्स ऑलरेडी रहता है वहाँ पे, राइट। या फिर आप ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे आपको रेगुलरली ईयरफोन्स कंटिन्यूअसली यूज करना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन दैट केस एक हेल्दी चीज रहेगी, आप एक बेसलाइन ऑडियोमेट्री करा लें। ऑडियोमेट्री में आपको समझ में आता है कि हियरिंग कैपेसिटी कितने लेवल पे है, और रेगुलरली अबाउट 1-2 साल में एक बार एक रिपीट ऑडियोमेट्री करा सकते हैं। तो उससे आप एक मॉनिटर कर सकते हो अपने खुद के कानों पे, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, कुछ इस असर पड़ रहा है कि नहीं साउंड का, उसके लिए कुछ करना है कि नहीं, जो भी है वी कैन फाइंड दैट आउट। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। हेडफोन से हम भाग तो नहीं सकते, लेकिन सेफ्टी रूल ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं मैम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, तो मैं यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बोलूँगी, और आपको ऑनेस्टली उनके बारे में रिएक्ट करना है। हर रोज़ रात को ईयरफोन्स लगाकर सोना। एब्सोल्युटली नॉट। आपके कान को रेस्ट देना जरूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट, प्लीज रेस्ट दीजिए उसको, गिव इट सम टाइम टू रिकूपरेट, फील गुड अबाउट इटसेल्फ। रात को पूरे रात को ईयरफोन्स लगा के सोना डेफिनेटली नॉट So it's a रिकमेंडेड। complete no. Listening songs at a full volume, पूरे loud सबसे highest volume पे गाना सुनना। आई थिंक ये तो सबको ही पता है, एब्सोल्यूट नो नो है ये। आप अपने अंदर कान के अंदर वाले पार्ट्स को बहुत ज्यादा डैमेज करोगे अगर इतने हाई वॉल्यूम पे कंटिन्यूसली म्यूजिक या जो भी है सुनते रहोगे। इट्स वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। एंड नेक्स्ट इज ईयरफोन्स या ईयरबड्स एक्सचेंज करना। नो, सो ईयरबड्स पर्सनल चीजें हैं, इट्स पर्सनल हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। प्लीज डोंट शेयर ईयरफोन्स, क्योंकि आप इसके साथ साथ अपने इन्फेक्शंस और क्या क्या बहुत कुछ चीजें आप शेयर कर दोगे इन द प्रोसेस, तो प्लीज नहीं, अपने ईयरफोन्स अपने पास ही रखिएगा। राइट। नेक्स्ट इज कोई भी रैंडम ऑनलाइन देख के ईयर ड्रॉप्स या ऑयल यूज करना है। ये तो मतलब मैं बोल बोल के थक गई हूँ, प्लीज नोट। Right. अगर आपको ईयर ड्रॉप्स एक ENT सर्जन ने नहीं प्रिस्क्राइब करके दिए हैं तो प्लीज उनको कान में मत डालिए। कान की प्रॉब्लम्स बहुत प्रकार की होती हैं, चाहे अगर सिम्टम एक हो, माना कि चलो कान से पानी निकल रहा है, ये सिम्टम है, बट इसके भी कॉजेज बहुत अलग होते हैं और ट्रीटमेंट्स भी बहुत अलग अलग होती हैं। तो उसके हिसाब से ही ड्रॉप्स डालने होते हैं। अगर हम अपने आप से अपने मन की कुछ भी दवाई डाल देंगे तो इट कैन बी मोर हार्मफुल देन यूजफुल, तो प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट, सो प्लीज गूगल को या ChatGPT को अपना डॉक्टर ना बनाए। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ईयर्स यूजिंग ईयरबड्स और हेयर पिन्स। ईयरबड या हेयर पिन से अपने कान साफ करना। नो नो नो, योर ईयर्स आर केपेबल, वो जानते हैं अपना ख्याल कैसे रखना है, वो जानते हैं अपने आप को साफ कैसे रखना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को साफ रखेंगे। ज्यादा मैल के पीछे नहीं भागना है। मैल कान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो भी, उसका भी कुछ रोल रहता है कान के अंदर, तो उसको भी ज्यादा पीछे पड़ के निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स फाइन, लेट इट बी देयर। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा ब्लॉक लग रहा हो तो प्लीज कम टू एन ENT सर्जन, हम बहुत प्यार से अच्छे से निकाल के दे देंगे। राइट, तो इससे एक
इंटरेस्टिंग किस्सा है मैम, जैसे हम कान का मैल बोलते हैं, तो मैल मतलब उसको साफ करना है तो खुद से साफ करो, ये मतलब बचपन से आई थिंक मोस्ट, जैसे मुझे लगता था मोस्टली सबको ही लगता है, बट प्लीज डोंट डू दैट। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स के बारे में। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खतरे के ऐसे क्या संकेत है जो अगर किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके तो अब इसको हम ईयर नोज थ्रोट में डिवाइड करके बता देते हैं। तो पहली चीज ईयर में, जैसे मैंने बोला, अगर सडनली आपको सुनाई कम दे रहा है, कान बहुत ज्यादा भरा भरा दिख रहा है, या बहुत ज्यादा अक्यूट पेन हो रहा है कान से, इन सब केसेस में प्लीज इमीडिएटली आके डॉक्टर से मिलिएगा। नोज में अगर नाक से खून निकलने लगता है, दूसरी चीज, या फिर नाक से पानी पानी जैसे नॉर्मल जैसे पानी निकलता है वैसा निकल रहा है, पर कंटिन्यूसली निकल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, इवन जब आप लंबी सांस ले रहे हो तो भी अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, अगर ऐसा सिम्टम दिख रहा हो तो प्लीज जल्दी आके मिलिएगा हमसे। और थर्ड थिंग, माउथ में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है छाला, अल्सर। किसी भी साइज का छाला, कैसे भी दिखने वाला छाला, हमेशा उसको पहले इवैल्यूएट करा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैंसर मजाक नहीं है, जितने जल्दी हम कैंसर को पकड़ लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, अगेन रिजल्ट्स उस पर बहुत निर्भर करता है। एक और बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, क्रॉनिक एयर डिस्चार्ज। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली क्या होता है और इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, सो कान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आउटर पार्ट, एक है मिडिल पार्ट और एक इनर पार्ट। ओके, यूजुअली जब मिडिल पार्ट में इन्फेक्शन होता है और उसके साथ साथ जब पर्दे में भी कुछ डिफेक्ट्स आने लगते हैं, उसको हम क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स डिस्चार्ज सिर्फ आउटर पार्ट में इन्फेक्शन हुआ तो भी आ सकता है, मैं पर्टिकुलरली क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की बात कर रही हूँ। ओके, सो मैम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो इस कंडीशन को और बुरा बना देती है। ओके, पहली चीज़, सही टाइम पे इलाज नहीं कराना। इस बीमारी का एक प्रॉब्लम ये है कि इसका एक टाइप है जिसमें हड्डी जो है वो भी गलने लग जाती है बीमारी के कारण। और जब ये होता है तो सराउंडिंग में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, कान के इधर उधर आगे पीछे जो भी है, वहां तक बीमारी पहुंच सकती है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन, जो एकदम ऊपर बैठा रहता है। तो यहाँ का जब हड्डी अगर गलने लगता है तो फिर इन्फेक्शन ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए सही टाइम पे इसका भी इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और जब से आजकल जब सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस हो गई हैं, एंटीबायोटिक्स अच्छे खासे अवेलेबल हैं, तो ये सब प्रॉब्लम बहुत आराम से हम उसको सेटल कर सकते हैं। दैट मीन्स सर्जरी से हमारा ईयर ड्रम और एक क्रॉनिक डिस्चार्ज पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। एंड अदर रीजन, अगर आपका कान के बहने का कारण अगर बाहरी पार्ट के आउटर ईयर के कारण हो रहा था तो मेडिसिन से भी बहुत बार बैठ जाता है। सो ऐसा नहीं है कि कान बह रहा है तो ऑपरेशन कराना ही है, ये गलत फहमी है। पहले देखना पड़ता है कि क्यों कान बह रहा है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना होगा उसके लिए, दवाइयाँ, ऑपरेशन, और अगर ऑपरेशन तो कैसा टाइप का ऑपरेशन। ओके, सो एक और ईएनटी से जुड़ी समस्या है जो लोगों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा डराती है, वो है अचानक चक्कर आना या ऐसा लगना कि कमरा घूम रहा है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये वर्टिगो हो सकता है। एक चीज़ जो हमें समझनी है यहाँ पे वो ये है कि वर्टिगो एक सिम्टम है, एक बीमारी नहीं है। वर्टिगो इज अ सिम्टम। वर्टिगो के कारण बहुत सारे होते हैं। अब फन फैक्ट, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, जो हम सीधा चल पाते हैं, हम बैठ पाते हैं, हमें कंटिन्यूसली चलते चलते गिर नहीं जाते हम, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली हमारे कान है। राइट, वेरी सरप्राइजिंग बट ट्रू। कान के अंदर बैलेंस का सेंटर है और वहां से ऑफ कोर्स वहां से कंटिन्यूसली मैसेज सिग्नल जाते रहते हैं ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन तो सब चीज कंट्रोल करता ही है। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क चलता रहता है कान के और ब्रेन के बीच में, जिसके कारण आपका बैलेंस मेंटेन होता है। यहाँ पे इनमें इस नेटवर्क में या कान के इस पार्ट में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी किसी भी कारण से यहाँ पे धक्का लगता है, आपको एज अ रिजल्ट चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आ सकती है, और इन सब चीज को हम वर्टिगो कहते हैं। सो ऐसे कौन से वार्निंग साइंस है जिससे हमें पता चलता है कि ये वर्टिगो हो सकता है या इसके ही जैसा कुछ हो सकता है। वर्टिगो का एक मतलब हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में एक अच्छी बात यह है कि जब पेशेंट को वर्टिगो होता है, जब पेशेंट को चक्कर आते हैं, तो वो मेडिकल हेल्प तो बहुत जल्दी सीख कर लेते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। बेस्ट पार्ट इज कि इसका ट्रीटमेंट रहता है, इसको डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे नो मैटर कितना भी सिवियर सिम्टम हो, आप हॉस्पिटल आते हो तो उसको हम एक तरीके से उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं।
एक्सरसाइजेस होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, देयर आर वेरियस वेज टू कंट्रोल योर वर्टिगो। तो वर्टिगो से डरना नहीं है, आके उसका सामना करना है। Okay. मुझे जेन्युइनली लगता है कि अभी भी हमारे देश में हियरिंग एड्स को लेके बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, इसे लोग शर्मनाक समझते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है मैम? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, देयर इज अ स्टिग्मा। बहुत बार हियरिंग लॉस को बुढ़ापे का एक टैग दे दिया जाता है Right. कि फेलिंग यूथ, कि मतलब इंसान एफिशिएंट नहीं रहा, वैसा Efficient टैग नहीं। मिल जाता है उनको। और ये है, दिस इज ऑल अराउंड अस, ये चल रहा है। बहुत बहुत लोग जो हियरिंग लॉस के साथ जो झेल रहे हैं हियरिंग लॉस को, वो हियरिंग एड्स पहनने से इनकार करते थे क्योंकि बहुत सारे रीजंस, बच्चों में, मिडिल एज वालों में, ओल्ड एज में, सब लोगों में ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं। उनको ऐसा एक तो उनको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला उनको इन्फीरियर करके ट्रीट करेगा, कि ये तो इसको नहीं आता, इसको क्या ही पता होगा, वैसा टाइप का है, इसके लिए तो ज्यादा एफर्ट लेना ये पड़ता है बहरा हमको, है, ये बहरा है। बहरा है। ये पूरे ऐसे टर्म्स ऐसे एसोसिएट हो जाते हैं इनके साथ, एंड एज अ रिजल्ट वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हियरिंग एड यूज करने से। एंड इट्स वेरी सैड, क्योंकि उल्टा होता है एक्चुअली। जितना फॉर एग्जाम्पल बच्चों में जितने जल्दी हियरिंग एड्स का यूज होता है, उतने जल्दी बच्चे एसिमुलेट करने लगते हैं, समझने लगते हैं, सीखने लगते हैं चीजों को, और परफॉर्म बेटर करते हैं। अब अडल्ट्स में भी अगर वो काम पे जा रहे हैं एंड इफ दे कैन हियर बेटर हियरिंग एड यूज करके, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी तो बेटर ही होगी। एक बहुत ही एक फनी कंपैरिजन यहाँ पे मैं दे सकती हूँ कि फॉर सम रीजन चश्मा पहनना एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस मानी it's cool. जाती है। इट्स कूल, इट्स लाइक अगर चश्मा पहनते तो बहुत पढ़ता होगा इंसान, हाँ। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ विजुअल एड। Yes. तो हियरिंग एड इज वेरी सिमिलर टू दैट, जस्ट दैट आंखों के बदले कान के लिए है। व्हाई द स्टिग्मा? राइट, राइट, वेरी राइट मैम। हमने कान की सेहत के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन ईएनटी में नाक और गले का इलाज भी शामिल होता है। तो नाक के रास्ते को प्रभावित करने वाली ऐसी कौन सी सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होती है मैम? सबसे कॉमन तो आई बिलीव एलर्जीज ही हैं। इंडिया में स्पेशली हमारे पास इतने सारे एयर में इतने सारे ट्रिगर्स प्रेजेंट है हमारे लिए। अब वो डस्ट हो, या पौधों से निकला हुआ पोलन हो, जानवरों से निकला हुआ डेंडर हो, फंगल मोल्ड हो, बहुत सारे मतलब भरे पड़े हमारे पास रीजंस एलर्जीज डेवलप करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स उसके कारण हमारे पास एलर्जीज के पेशेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही है, यही एक साइकिल चलता रहता है कि छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, नाक बंद लगता है, फिर थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, फिर वापस शुरू हो जाता है ये साइकिल। सो दैट मीन्स घर के अंदर का और घर के बाहर का जो एयर पोल्यूशन है वो हमारी एलर्जीज को ज्यादा बढ़ाता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाहर जाओगे तभी आपको एलर्जीज हो सकती हैं, घर के अंदर भी काफ़ी रीजंस रहते हैं एलर्जीज के। एक सिंपल सा सोल्यूशन तो नहीं, बट एक सिंपल प्रिकॉशन जो हम बता सकते हैं वो मास्क का यूज़ है। जब आप जानते हो आपके काम पे आपको एक्सपोजर रहता है, जैसे अगर आपको रेगुलरली खेत में जाना पड़ता हो, या फिर वुड इंडस्ट्रीज में आप काम करते हो, ऐसे कहीं पे भी जहाँ पे बार बार ऐसी धूल डस्ट उड़ती रहती है, मास्क प्लीज जरूर इस्तेमाल करिए, बहुत फर्क पड़ता है उससे। और स्पेशली मैं हमारे घर की बात अगर करूँ तो हमारे मम्मी लोगों को हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी जाला है वो या कुछ भी मतलब वो ऐसे ही चले जाते हैं साफ सफाई करने के लिए विदाउट थिंकिंग अबाउट एलर्जीज। ओके, सो गले का इन्फेक्शन भी एक बहुत ही आम और बार बार होने वाली प्रॉब्लम है। ये सबसे ज्यादा बढ़ कब सकती है, गंभीर कब हो सकती है? सो गले में सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो पेन होता है, गला दुखना। अब गले दुखने की रीजंस भी बहुत ज्यादा वेरिएड होती हैं, पूरी एक रेंज होती है। अब वो समथिंग एज सिंपल एक छोटा सा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एसिडिटी के कारण रिफ्लक्स हो जाता है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, हम जितना सोच रहे हैं उससे काफी ज्यादा कॉमन है। और बहुत ज्यादा सीरियस सोचो तो इवन कैंसर का भी एक साइन हो सकता है। सो बेसिकली बिकॉज ये इतना ज्यादा वाइड रेंज है, अगर किसी इंसान को बहुत टाइम से गले में प्रॉब्लम हो रही है, गला दुख रहा है, आवाज बदली बदली लग रही है, ऐसा कुछ भी हो, एक बार इवैल्यूएट होना जरूरी है। तो सीजनल वेरिएशंस के वजह से भी गले की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? अगेन वो बीमारी पे डिपेंड करता है। अगर वो ऐसी एलर्जिक रीजन के कारण अगर हो रही है बीमारी तो ऑफकोर्स एक सीजनल वेरिएशन दिख सकता है उसमें। अगर एसिडिटी के कारण हो रही है तो मे बी एक डेली एक दिन का वेरिएशन दिख सकता है उसमें, कि खाना खाने के आगे पीछे ऐसा ऐसा रात को वैसा हो रहा हो। तो वेरिएशंस भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज कॉजिंग आपका पेन। और बच्चों में भी टॉन्सिल्स बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। बहुत कॉमनली देखा जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि जब भी टॉन्सिल्स हो बच्चे को, टॉन्सिल्स मोटे हो रहे हैं तो फिर निकालना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है।
अगर सिम्टम्स रेकरेंट हैं, बार बार होते जा रहे हैं, बच्चा स्कूल मिस कर रहा है, दिख रहा है प्रॉब्लम होते जा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, वेट गेन में इश्यूज दिख रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हो तो डेफिनेटली निकालना एक अच्छा ऑप्शन रहता है पेरेंट्स के लिए। ओके, तो नेक्स्ट मैं बहुत ही एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जो बहुत लोगों को परेशान करती है, स्पेशली मुझे भी। कुछ लोगों को खर्राटे लेने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। इसका मजाक भी काफ़ी लोग उड़ाते हैं कि तू तो बहुत खर्राटे लेता है। तो क्या इससे हमारी सेहत पे सचमुच में कोई असर पड़ता है? सो स्नोरिंग या खराटे लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा एक सिम्टम बोल सकते हो, एक सिग्नल है, बट वो बड़ी प्रॉब्लम उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है? जो हमारी श्वास की नली है, जो पूरा नाक और मुंह से शुरू होकर अंदर फेफड़े तक पहुंचती है, सो एट एनी लेवल जब भी वहां पे थोड़ा सा ब्लॉकेज आ जाता है, वो एयरवे या फिर वो जो श्वास की नली में किसी भी प्रकार का मतलब दबाव आ जाता है, तो हवा प्रॉपर तरीके से अंदर तक नहीं पहुंच पाती है फेफड़ों तक। एज अ रिजल्ट जो जितना ऑक्सीजन, जितना हवा क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजन। तो जितना ऑक्सीजन हमारे ब्रेन और बॉडी ऑर्गन्स तक, बाकी हार्ट तक, बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पाता है। यू लिटरली सफोकेट बिना जाने, क्योंकि आप सोए हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप एक्चुअली आपकी बॉडी सफोकेट कर रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस बॉडी के बाकी मतलब बॉडी के फंक्शनिंग पे ही रिजल्ट दिखने लगता है। लॉट ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो इसको प्लीज हल्के में लाइटली नहीं लेना है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया ढंग से इवैल्यूएट होना चाहिए। लेवल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे बंद हो रहा है वो हमें समझना जरूरी है, और अगर जरूरत पड़े तो उसका ट्रीटमेंट भी करना जरूरी है। ओके, सो ये स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम है, खर्राटे रहने की प्रॉब्लम है, स्पेशली ओल्ड एज जो लोग होते हैं, क्या इनमें दूसरी बीमारियों से भी एसोसिएटेड हो सकती है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज? जैसे मैंने बोला, बिकॉज ये सिर्फ खराटे लेना सिर्फ नाक या मुंह का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी बॉडी का इशू है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम्स, मेटाबॉलिक फंक्शनिंग सब पे असर पड़ता है। तो यस, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, इन सब से बहुत क्लोज कनेक्शन है एक्चुअली ओएसए का या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। आई आस्क्ड बिकॉज आई नो ऑफ अ फ्रेंड जिनके घर में ये प्रॉब्लम है। उनकी मम्मी इतना ज्यादा खर्राटे लेते हैं कि मतलब वो सो ही नहीं पाते, ना वो खुद सो पाते, ना उनके रिलेटिव्स या फैमिली वाले उनके साथ। करेक्ट, और इसीलिए पूरा बॉडी का संतुलन ऑफ हो जाता है, पूरा कंप्लीट डिसबैलेंस हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आगे जाके भी बहुत सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो है ऑडियंस क्वेश्चंस। तो हमारे ऑडियंस को हमने कुछ सवाल पूछे, ईएनटी रिलेटेड कंसर्न्स पूछे, तो मैं चाहती हूँ मैम आप उनका आंसर दे। तो पहला कंसर्न ये है कि क्या बच्चों में बार बार सर्दी जुकाम होने के कारण कान की भी समस्या हो जाती है? बिल्कुल हो सकती है। सर्दी जुकाम के कारण, जैसे मैंने बोला था, यूस्ट्रेशन ट्यूब जो है वो अगर ब्लॉक हो जाता है रेगुलरली, तो यस, कान में भी वैसे ही पानी जमने लग जाता है और कान की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग जाती हैं। बहुत बार कान का इन्फेक्शन यूस्ट्रेशन ट्यूब के थ्रू, नाक का इन्फेक्शन यूस्ट्रेशन ट्यूब के थ्रू कान तक भी पहुंच सकता है। तो अगेन, कान में इन्फेक्शन उसके कारण हो सकता है। तो क्या स्विमिंग करने से इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए, स्विमिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हाइजीन की होती है। तो अगर आप जिस स्विमिंग पूल में जाते हो वहाँ पे फिल्टर्स रेगुलरली यूज किए जाते हैं, आप अपने आप से ज्यादा कानों के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हो, ईयरबड वगैरह डाल के कान साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये सब प्रोटेक्शन या ये सब प्रिकॉशंस आप ले रहे हो, तो आपके कान सेफ ही रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला कंसर्न है कि क्या नेजल स्प्रे का ज्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदायक होता है? तो आपको डिपेंड करेगा कौन से नेजल स्प्रे पे। हम लोग जब कोई मेडिकेशन में नेजल स्प्रेज लिख के देते हैं, हम ड्यूरेशन बहुत सोच समझ के लिख के देते हैं, क्योंकि कुछ स्प्रेज होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म यूज करना होता है रिजल्ट्स देखने के लिए। बट देर आर सर्टन स्प्रेज जो बिल्कुल भी बियॉन्ड अ सर्टेन ड्यूरेशन नहीं यूज होना चाहिए, और पेशेंट्स इस चीज को बहुत बार, बिकॉज उनको नहीं पता रहता है और बिकॉज ऑफ द काउंटर आराम से मिल जाता है, उस चीज को बहुत ज्यादा यूज और अब्यूज करने लग जाते हैं, और इससे नाक पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। तो ऑफ कोर्स अपने आप से प्लीज ना ही ड्रॉप्स और ना ही स्प्रे यूज नहीं करना है। ओके, सो अगला कंसर्न ये है कि क्या टॉन्सिल्स की सर्जरी के बाद टॉन्सिल्स फिर से वापस आ जाते हैं? वेरी कॉमन। नॉट रियली, मतलब ये काफी रेयर चीज है। टॉन्सिल्स अगर सही इंडिकेशन के लिए सर्जरी की गई हो तो बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग रहता है, वेरी गुड रिजल्ट्स। सेम गोस एडेनोइडेक्टमी का भी सेम है, अगर सही रीजंस के लिए किया गया है सर्जरी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, यू डोंट नीड टू वरी। सो हमने ईयर, नोज और थ्रोट, इन सभी की प्रॉब्लम्स के बारे में तो बहुत सारा डिस्कशन कर लिया।
अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स रिलेटेड मैम। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ईएनटी का जो ट्रीटमेंट है या तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर हम अगर ईएनटी का कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या सर्जरी कराते हैं तो हम बहुत टाइम के लिए डिसेबल्ड हो जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है मैम? दोनों के दोनों गलत फहमियाँ हैं। ईएनटी की सर्जरी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, मोस्ट ऑफ देम तो भी नहीं होती हैं। और डिसेबिलिटी की बात हो तो ईएनटी सर्जरीज, मोस्ट सर्जरीज के बाद या तो शाम तक, नहीं तो अगले दिन सुबह तक आपकी छुट्टी भी हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है। आप अपने नॉर्मल रेगुलर लाइफ पे बहुत जल्दी वापस पहुंच जाते हो। कोई चीज़ आपको रोकती नहीं, हमारी तरफ से कुछ परहेज वरहेज कुछ रहता नहीं है। यू विल बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल मोस्ट ईएनटी सर्जरीज के बाद। सो प्लीज़ वो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा अगर ऐसा कुछ भी कंसर्न हो। यू विल बी फाइन। कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बट वो हमारे लिए होती हैं सर्जन्स, हम कर रहे होते हैं वो सब, बट आपको नहीं आने वाली ऐसी कोई दिक्कत। यू विल बी फाइन। ओके, एंड स्क्रीनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्क्रीनिंग हमें बिल्कुल कराना चाहिए। ऑफ कोर्स कराना चाहिए। अज्यूम नहीं करना है कुछ भी चीज़ कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए तो यही करना पड़ेगा। गूगल पे जाके हमने सर्च किया, बोला अच्छा ये है तो ये कराना ही पड़ेगा, इतना बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इतने दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। राइट। प्लीज़ अज्यूम मत करिए। लेट अस हैव अ लुक, हमें देखने दीजिए, हम बताते हैं आपको क्या करना है और प्लान बना लेंगे उसके हिसाब से। सिंपल। सो जैसा कि मैम ने कहा, प्लीज़ डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए। कोई भी अपने मन से अजम्पशंस मत कीजिए। सो मैम, हम पहुंच गए हैं हमारे पॉडकास्ट के एंड में। सो एज वी कंक्लूड दिस एपिसोड, व्हाट आर द 5 थिंग्स, ऐसी 5 चीज़ें क्या है जो हर एक इंसान को इस एपिसोड के बाद ज़रूर से याद रखनी चाहिए? सुनाई कम देना हमेशा परमानेंट नहीं होता है। आइए, इवैल्यूएट करवाइए, देखते हैं हम ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। बहुत बार रिवर्स भी हो जाते हैं, बहुत बार सुनाई देने का प्रॉब्लम ठीक भी हो सकता है। दूसरी चीज़, कभी भी आपको एक कान से कम सुनाई देने लगे या फिर बहुत एक झटके से आपको सुनाई देना कम हो जाए आपके कानों से, प्लीज़ जल्दी आइए। टाइम बहुत सेंसिटिव होता है इन चीज़ों में। 3, अगर आपका बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, रात को खर्राटे ले रहा है, बार बार कान में इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके, प्लीज़ एडेनोइड्स का इवैल्यूएशन कराइए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं। खाना हमेशा सही मात्रा में और सही टाइम पे खाइए और खूब साना पानी पीजिए। खाना खाने के इमीडिएटली बाद लेटना नहीं होता है। टहल सकते हो, सीधा बैठ सकते हो, बट प्लीज़ लेटिएगा नहीं। एसिड के कारण थ्रोट में इरिटेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं बस ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस करने से बस। 5th थिंग रहेगा, कभी भी किसी भी ईएनटी सर्जन से पूछे बिना ईयर ड्रॉप या नोज स्प्रे प्लीज़ यूज़ मत करिए। एब्सोल्युटली नॉट। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, पूरे हमारे डिस्कशन को आज सम अप करने के लिए। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट हियरिंग लॉस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट साउंड। ये हमारी मेंटल हेल्थ को, ये हमारी स्पीच को, ये हमारी कॉन्फिडेंस को, हमारे रिलेशनशिप्स को और हमारी पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करता है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और आपका इतना प्रेशियस टाइम आज हमें देने के लिए। आई होप इस एपिसोड ने आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड ज़रूर की होगी। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा है या आप कुछ सजेशंस या फीडबैक्स देने चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले बार फिर मिलेंगे सहयोग मेड टॉक्स के एक नए एपिसोड में। मैं रोजिली गायकवाड़ तब तक के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू, सी यू सून, और देखते रहिए सहयोग मेड टॉक्स, क्योंकि सही सलाह ही है सबसे अच्छी दवा।